यह कहानी है साउथ कोरिया देश के सोंगी होन नाम के एक आदमी की। उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से एक अच्छी नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे उसका करियर बर्बाद हो गया और वह छोटा मोटा काम करने लगा। सोंगी होन को अब शराब और जुए की लत लग गई थी, जिससे उस पर बहुत उधारी और कर्जा हो गया था। इसके कारण उसकी बीबी उसे छोड़ के एक दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। सोंगी होन की एक छोटी बेटी थी जो कि अब अपनी माँ और नए बाप के साथ रह रही थी और वह कभी कभी अपने असली पिता से मिलती थी। इसके अलावा सोंगी होन की एक बूढ़ी माँ थी जो कि काफी बीमार थी और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ऊपर से सोंगी होन ने जिन लोगों से उधार लिया था वह अब उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तभी एक दिन सोंगी होन को एक अनजान आदमी मिलता है जो उसके साथ एक छोटा सा गेम खेलता है, जिसे जीतने पर वह सोंगी होन को पैसे भी देता है। फिर वह आदमी सोंगी होन को बोलता है कि वह इसी तरह कुछ और गेम खेल कर बहुत सारे पैसे कमा सकता है और तब वह आदमी सोंगी होन को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोंगी होन को यह पता चलता है कि उसकी बीबी और बेटी साउथ कोरिया छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए सोंगी होन को पैसों की जरूरत थी ताकि वह कोर्ट में यह दिखाकर बच्ची को अपने पास रख सके, लेकिन फिलहाल उसके पास पैसे नहीं थे और न ही ज्यादा कमाई करने का कोई जरिया था। तब सोंगी होन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म करने के लिए उस गेम में जाने का फैसला करता है जिसका कार्ड वह आदमी ने दिया था। सोंगी होन उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है। तब वह लोग एक कार लेकर आते हैं और उसे बेहोश करके कहीं दूर ले जाते हैं। उस जगह पर टोटल 456 लोग खेलने आए थे जिन्हें पैसों की बहुत ही जरूरत थी और वह अभी कर्जे में डूबे हुए थे। फिर वहाँ पिंक सूट में मास्क वाले कुछ आदमी आते हैं जो कि सबको बताते हैं कि वहाँ 6 दिन 6 अलग अलग गेम खेली जाएंगी, जिन्हें जीतने पर उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे। ये पिंक सूट वाले वहाँ के वर्कर्स थे और उनका लीडर एक ब्लैक सूट वाला आदमी था जिसे फ्रंट मैन कहा जाता था, लेकिन यह फ्रंट मैन भी वहाँ का बॉस नहीं था। वह असल में किसी और के लिए काम करता था जो कि उस जगह का मालिक था और उसी ने यह गेम बनाया था। फिर वहाँ सभी प्लेयर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है और उन्हें इनाम की पूरी रकम पहली गेम के बाद ही बताई जाने वाली थी। फ्रंटमैन उन्हें बताता है। वहाँ पर सोंगी होन को कुछ पहचान के लोग मिलते हैं। उसमें से एक बचपन का दोस्त सांगवू जो कि काफी होशियार था पर उसने बिजनेस में बहुत सारे पैसे डुबा दिए थे। दूसरी सेबोक नाम की एक लड़की जिसने एक बार सोंगी होन के पैसे चुराए थे। यह लड़की अपने माँ बाप को दूसरे देश से यहाँ लाना चाहती थी और अपने छोटे भाई को अनाथ आश्रम से निकालना चाहती थी, इसीलिए उसे बहुत पैसे चाहिए थे। इसके अलावा वहाँ सोंगी होन की एक बूढ़े आदमी से दोस्ती होती है जिसका नाम था ओइल। इस आदमी को ब्रेन ट्यूमर था और उसे पैसों की जरूरत थी। साथ ही यह प्लेयर नंबर 1 था और सोंगी होन आखिरी प्लेयर था। फिर वहाँ पहला गेम शुरू होता है जिसमें एक बड़ी सी डॉल के गाना गाने पर सबको आगे बढ़ना था और गाना रुकने पर थम जाना था। इस रेस को 5 मिनट में पूरा करना था और रूल तोड़ने या टाइम पर नहीं पहुँचने से प्लेयर आउट होने वाले थे। सब लोग इसे बच्चों का खेल समझ रहे थे, लेकिन जब वो गेम शुरू होता है और जो प्लेयर गाना रुकने पर हिल जाता है उसे गोली मार दी जाती है। इससे सभी बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं खुलता और कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन आधे लोगों ने अब गेम को समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने रूल को फॉलो किया और वो फिनिश लाइन पार करके बच गए, जिसमें सोंगी होन, सांगवू, सेबोक और ओइल शामिल थे। और जो लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाए उन सबको मार दिया जाता है। अब 456 में से 255 प्लेयर आउट हो जाते हैं और वहाँ 201 प्लेयर ही बचते हैं जिन्हें यह गेम समझ में आ गया था कि उन गेम्स में हारने का मतलब है मरना। इसीलिए वह सब लोग वहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, पर यह अलाउ नहीं था। कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से जा नहीं सकता था गेम छोड़ करके। लेकिन उस खेल का एक नियम यह भी था कि अगर आधे से ज्यादा लोग इस गेम को छोड़ना चाहेंगे तो वह गेम बंद हो सकता है, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। पर तभी वहाँ के वर्कर्स उन्हें इनाम की पूरी रकम बताते हैं। वह टोटल अमाउंट था 45.6 बिलियन, यानी कि 2270 करोड़, हर प्लेयर के 100 मिलियन। लेकिन इनाम की कुछ शर्तें थी। एक तो यह कि वह पैसे उन्हें सभी गेम के आखिर में ही मिलने वाले थे। दूसरी बात यह कि वह पैसे शुरुआत में 0 थे और हर गेम में प्लेयर्स के मरने के साथ 100 मिलियन वॉन के हिसाब से बढ़ रहे थे। मतलब जितने ज्यादा लोग मरेंगे वो रकम उतनी ही बढ़ेगी। और क्योंकि पहले गेम में 255 प्लेयर मरे थे, इसीलिए अभी वहाँ 25.5 बिलियन पैसे जमा हुए थे। अगर प्लेयर्स अभी गेम छोड़ते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वह पैसे मरने वालों के परिवार को बांट दिए जाएंगे। यह सुनकर कई लोगों को लगता है कि उनके वहाँ से जाने से सिर्फ मरने वालों को ही फायदा होगा और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जब गेम क्विट करने की वोटिंग होती है तो आधे लोग वही रहने का फैसला करते हैं, पर सिर्फ एक वोट से गेम छोड़ने वालों की मेजोरिटी होती है, इसीलिए वह खेल बंद कर दिया जाता है। लेकिन वह वर्कर सबको बोलते हैं कि अगर कुछ दिनों में आधे से ज्यादा लोग वापस आना चाहेंगे तो वह गेम दोबारा शुरू हो सकता है। फिर सभी प्लेयर्स को सही सलामत वापस छोड़ दिया जाता है। तब सोंगी हुन एक पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को वह खतरनाक खेल के बारे में बताता है और उन मास्क वालों को गिरफ्तार करने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते। पर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जुनहो था, उसे सोंगी होन की बात सच लगती है, क्योंकि कुछ दिनों से जुनहो का भाई लाता था और उसके घर में वैसा
वैसा ही कार्ड मिला था जैसा कि सोंगी होन के पास था। इसीलिए जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए सोंगी होन से बात करने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ वह सभी प्लेयर्स जो कि उस गेम से वापस लौट गए थे, उन्हें अभी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह दोबारा वहां जाना चाह रहे थे। इधर अब सोंगी होन की मां की तबीयत भी काफी खराब हो जाती है और उनके इलाज के लिए कोई उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए सोंगी होन भी फिर से उस गेम में जाने के लिए सोच रहा था। तभी जुनहो आकर उससे मिलता है और उसे उस गेम के बारे में पूछता है, लेकिन सोंगी होन उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि अब उसे भी अब पैसे चाहिए थे। इसीलिए पुलिस को इस बारे में बताकर वो खेल नहीं बिगाड़ना चाहता था। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी ओइल सोंगी होन से अचानक मिल जाता है और उसे बोलता है कि वह दोबारा उस जगह पर जाने वाला है। यह सुनकर सोंगी होन भी वहां जाने का फैसला कर लेता है। उधर वह मास्क वाले वर्कर्स को यह पता था कि लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए वह सबको दोबारा अपना कार्ड देते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कई लोग उनके साथ गेम खेलने वापस चले जाते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर जुनहो छुपे छुपे सोंगी होन का पीछा करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई भी उस जगह पर वही गेम खेलने गया है। फिर जुनहो चुपके से उन वर्कर्स में से एक को मार के उसकी जगह ले लेता है और उन मास्क वालों में शामिल हो जाता है। वो लोग सभी प्लेयर्स को बेहोश करके एक अनजान आइलैंड पर ले जाते हैं जहां वह खेल चल रहा था। उस आइलैंड पे फोन का सिग्नल भी मौजूद नहीं था, इसीलिए जुनहो वहां पहुंचे हर चीज की फोटो और वीडियो लेना शुरू कर देता है ताकि वह बाद में उसे बाकी पुलिस वालों को दिखा सके। इसी के साथ वह अपने भाई की तलाश भी जारी रखता है। फिर सभी प्लेयर्स दोबारा उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि 201 में से 187 लोग वापस आए हैं, जिसमें सांगवू, सेबोक, ओइल और अली नाम का एक पाकिस्तानी लड़का भी था। सोंगी होन यहाँ पर अली से दोस्ती कर लेता है। फिर वह सांगवू, ओइल, अली और खुद को मिलाकर 4 लोगों की एक टीम बनाता है ताकि वह अगला गेम साथ में अच्छी तरह से खेल सके। दूसरा गेम अगले दिन होने वाला था। तब उस रात सेबोक टॉयलेट के बहाने हाल से बाहर जाती है और वह हवा निकलने वाली पाइप में घुसकर वर्कर्स पर नजर डालती है ताकि वह अगला गेम जान सके। वहाँ उसे दिखता है कि वह वर्कर्स बहुत सारी शुगर यानी कि चीनी पिघला रहे हैं। फिर सेबोक यह बात एक औरत को बताती है जिसे सांगवू भी सुन लेता है और वह यह समझ जाता है कि अगला खेल कौन सा है। दूसरे दिन जब वह गेम शुरू होता है तो सभी प्लेयर्स को 4 में से कोई एक सेब चुनने के लिए बोला जाता है और उन्हें शुगर से बनी हुई एक कैंडी दी जाती है जिसमें उनका चुना हुआ सेब था। तो रूल यह था कि उन्हें वह सेब 10 मिनट में कैंडी से बिना तोड़े बाहर निकालना था, वो भी एक सुई से। सांगवू पहले से ही यह जानता था कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए उसने सबसे इजी से ट्रायंगल चुना था, पर उसने जानबूझकर अपने साथियों को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि ज्यादा लोगों के हारने से इनाम का पैसा बढ़ने वाला था। इधर सोंगी होन को वह गेम का रूल नहीं मालूम था, इसीलिए वह सबसे मुश्किल से अम्ब्रेला चुन लेता है। फिर जिन लोगों का सेब आसान था वह जीत जाते हैं और मुश्किल से तोड़ने वालों को मार दिया जाता है। तब सोंगी होन आखिर वक्त में अपना दिमाग लगाता है और वह उस कैंडी को चाट के आसानी से सेब बाहर निकाल लेता है। ओइल भी इसे देखकर वैसा ही करता है और वह भी जीत जाता है। अली का सेब भी आसान था, इसीलिए वह भी जीत गया था। इस गेम में 187 में से 79 प्लेयर मारे जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ 108 लोग बचते हैं, जिसमें इनाम के पैसे और बढ़ जाते हैं। लेकिन अब प्लेयर्स को वहाँ काफी कम खाना पानी दिया जा रहा था। इसी वजह से एक दिन एक गुंडा जो कि वो भी गेम खेलने के लिए आया हुआ था, वो दूसरे प्लेयर का खाना भी खुद खा लेता है अपने साथियों के साथ मिलकर। इसीलिए उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वह गुंडा उस दूसरे आदमी को मार देता है, पर इसके बावजूद भी वो गार्ड्स उसे कुछ नहीं करते। उल्टा एक प्लेयर के ना होने से इनाम का पैसा फिर बढ़ जाता है। इससे सबको समझ में आता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को मार के भी इनाम की रकम को बढ़ा सकते हैं और यह उन गेम वालों की ही चाल थी। इसीलिए वह जानबूझकर प्लेयर्स को कम खाना देकर उन्हें उकसा रहे थे। उस आदमी के मरने से अब हर कोई सावधान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक दूसरे की जान लेने पर कोई पहरा नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर अब कई लोग रात के वक्त दूसरों को मारने का सोचते हैं। इसीलिए अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए आपस में टीम बना लेते हैं और सोंगी होन सेबोक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर जैसे ही वहाँ रात होती है तब वह गुंडा कुछ लोगों को अपने साथ लेकर सभी पर हमला करने लगता है, जिससे वहाँ पर सबकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसकी वजह से 27 लोग मारे जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ 80 प्लेयर ही बचते हैं। इसके बाद अगले गेम के लिए सबको 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए बोला जाता है। फिर उन सबको बताया जाता है कि वह गेम टग ऑफ वार है और 2 टीम्स को एक ऊंची जगह पर खड़े होकर वह गेम खेलना था, जिसमें नीचे गिरने वाली टीम मरने वाली थी। उस गेम के लिए ताकतवर लोगों की जरूरत थी, लेकिन सोंगी होन की टीम में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी था और उनकी अपोजिट टीम में सभी मर्द थे, जिससे सोंगी होन और उसके साथियों को लगता है कि अब उनकी कमजोर टीम हार जाएगी। पर तब ओइल उन सबको वह खेल खेलने का सही तरीका बताता है जिससे कि वह ताकतवर टीम को भी हरा सके। इससे वह शुरुआत में अच्छा खेलते हैं लेकिन बाद में हारने लगते हैं। तब सांगवू एक आइडिया लगाता है जिससे वह लोग जीत जाते हैं और अब तीसरे खेल के बाद वहाँ 40 लोग ही बचते हैं। इस सबके बीच में जुनहो को यह पता चलता है कि वहाँ काम करने वाले कुछ वर्कर्स मरे हुए प्लेयर्स के बॉडी ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें कहीं बेच रहे हैं। वह लोग यह काम फ्रंटमैन से छुपा कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक डॉक्टर से मदद ली थी जो कि उन प्लेयर्स में से ही एक था। वो वर्कर्स उस डॉक्टर को अगले गेम की जानकारी देकर उससे अपना काम करवा रहे थे। फिर एक दिन जुनहो एक वर्कर के साथ वो बॉडी पार्ट्स की डिलीवरी करने जाता है। इसी दौरान
दौरान वो डॉक्टर का बाकी वर्कर्स के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर अगले गेम के बारे में जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर उन पर गुस्सा हो जाता है और वह वर्कर्स को मार के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चल गया था, तब वह वहाँ आता है और उस वर्कर को और डॉक्टर को दोनों को मार देता है। फ्रंटमैन को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वह वर्कर बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं, बस उसे इस चीज से प्रॉब्लम थी कि उन्होंने रूल तोड़ा है, मतलब प्लेयर्स को गेम के बारे में बताकर चीटिंग की। दूसरी तरफ जुनहो जिस वर्कर के साथ बाहर गया था उसे इस पर शक हो जाता है, इसीलिए वह वर्कर इसे मारने की कोशिश करता है, तब जुनहो उस आदमी को ही मार डालता है। उधर फ्रंटमैन को यह मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों के बीच में एक घुसपैठिया आ गया है, इसीलिए वह बाकी आदमियों के साथ मिलकर उसे ढूंढने लगता है। तब जुनहो फ्रंटमैन के ऑफिस में जाकर छुप जाता है। उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, इसीलिए वह किसी की पकड़ में नहीं आता। वहाँ ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स रखी थी जिसमें सभी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन थी। जुनहो उन फाइल्स को पढ़कर उसमें अपने भाई की तलाश करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह खतरनाक खेल 30 साल पहले से ही चल रहा है, जिसमें उसके भाई ने 6 साल पहले यानी कि 2015 में हिस्सा लिया था और वह उस गेम को जीत गया था। फिर जुनहो उस ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल्स की फोटो ले लेता है ताकि वह उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को अगले गेम के लिए दो लोगों की टीम बनाने के लिए बोला जाता है, इसीलिए सोंगी होन वहाँ पर ओइल के साथ जोड़ी बनाता है, सांगू अली को अपना पार्टनर बनाता है और सेबोक जियोंग नाम की एक लड़की को चुनती है। सब लोगों को लग रहा था कि उन्हें वहाँ दूसरी टीम को हराना है, लेकिन फिर जब वह गेम शुरू होता है तो प्लेयर्स को अपनी टीम मेंबर के खिलाफ ही खेलने के लिए बोला जाता है। इस गेम के लिए सबको अपने पार्टनर के सभी कंचे जीतने थे गेम खेलकर, मतलब हर टीम का एक मेंबर मरने वाला था। फिर वह सभी लोग अलग अलग कंचे वाला गेम खेलते हैं। सांगू यहाँ अली से बार बार हार रहा था, इसीलिए वह धोखे से अली के सारे कंचे ले लेता है और जीत जाता है। सेबोक के साथ जो लड़की थी उसका कोई घर परिवार नहीं था, इसीलिए वह जानबूझकर खुद हार के अपने सारे कंचे सेबोक को दे देती है ताकि वह अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। सोंगी होन यहाँ पर ओइल की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर उससे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरा यह समझ जाता है और वह अपनी मर्जी से ही सोंगी होन को सारे कंचे दे देता है, क्योंकि ओइल उसका अच्छा दोस्त बन गया था और वह बुढ़ापे से जल्दी मरने वाला था, इसीलिए वह सोंगी होन को जीने का मौका देता है। इस गेम के बाद वहाँ सिर्फ 17 प्लेयर ही बचते हैं, जिनमें से एक आदमी अपनी बीवी के मरने के गम में सुसाइड कर लेता है। फिर उस आइलैंड पे 6 फॉरेनर VIP आदमी आते हैं जो कि अब तक उस गेम को अपने देश में बैठकर CCTV पर देख रहे थे। यह VIP असल में वह गेम बनाने वाले आदमी के दोस्त थे, जिसके साथ मिलकर वह आखिरी 2 गेम्स को लाइव देखने आए थे, लेकिन फिलहाल उस जगह का बॉस कहीं और बिजी था, इसीलिए वह फ्रंटमैन को उन VIP का स्वागत करने के लिए बोलता है। वह फॉरेनर भी अपनी पहचान छुपा के रखते हैं और उनकी वहाँ बहुत खातिरदारी की जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जुनो एक वेटर की जगह ले लेता है। उन VIP में से एक आदमी बहुत ही ठरकी था, इसीलिए वह जुनो को एक रूम में ले जाता है और उसे अपना हथियार मुंह में लेने के लिए बोलता है, लेकिन जुनो बहुत ही चालाकी से उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे उस गेम की सारी राज उगलवा लेता है और अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वह उस आइलैंड से भागने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ 5वां गेम चालू होता है, जिसमें वह 16 प्लेयर्स को एक कांच के बने हुए पुल को पार करना था। उस ब्रिज पर लगे हुए आधे पैनल्स नॉर्मल ग्लास थे और आधे टेम्पर्ड। नॉर्मल ग्लास पे चलने से वह टूट सकती थी, इसीलिए प्लेयर्स को टेम्पर्ड मजबूत ग्लास पहचान कर उस पर ही चलना था। फिर एक एक करके लोग उस पर आगे बढ़ते जाते हैं और गलत कांच पर पैर रखकर नीचे गिरते जाते हैं। इससे सिर्फ पीछे खड़े रहने वाले का ही फायदा होता है और उन्हें टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है यह पता चल जाता है। उस लाइन में सांगू सेबोक से लास्ट में खड़े थे। फिर बाकी सब प्लेयर्स नीचे गिर के मर जाते हैं और सोंगी होन और उसके दोस्त के अलावा एक और आदमी वहाँ बचता है, जो कि पहले ग्लास बनाने वाली कंपनी में काम करता था, इसीलिए वह कांच के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन देखकर टेम्पर्ड ग्लास को पहचान लेता है, जिससे वह चारों लोग आखिर तक पहुँच जाते हैं। तब फ्रंटमैन उन्हें हराने के लिए उस जगह की लाइट बंद कर देता है, जिससे वह आदमी अब टेम्पर्ड ग्लास पहचान नहीं पाता। तब सांगू उस आदमी को धक्का देकर आखिरी नॉर्मल ग्लास का पता लगा लेता है, जिससे सोंगी होन और सेबोक भी वो पुल पार कर लेते हैं। सांगू अब बहुत लालची हो गया था, इसीलिए वह किसी की जान की परवाह नहीं कर रहा था। फिर वो गेम खत्म होने के बाद उस पुल को तबाह कर दिया जाता है, जिससे कांच का एक टुकड़ा सेबोक को लग जाता है और वह बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद इन तीनों फाइनल प्लेयर्स को अच्छे कपड़े मिलते हैं और उन्हें बढ़िया खाना खिलाया जाता है, पर सेबोक ठीक से खाना भी नहीं खाती क्योंकि वो बहुत ही जख्मी थी। फिर रात के वक्त गहन जाकर उससे मिलता है और वो एक टीम बनाकर सांगवू को हराने की बात करता है। तब सेबोक उससे बोलती है कि अगर वह मर गई तो सांगी होन उसके भाई का ख्याल रखे। यह कहकर वह बेहोश होने लगती है। तब सांगी होन को उसकी चोट के बारे में पता चलता है, इसलिए वह गार्ड से मदद मांगने जाता है। उतनी देर में सांगवू वहाँ आकर उसे मार डालता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सांगी होन के साथ मिलकर वो गेम क्विट कर सकती है, जिससे उसे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। इसीलिए सांगवू ने कमजोर सेबोक को मार दिया। उधर वो वर्कर्स उस घुसपैठिया यानी जुनहो की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें उस वर्कर की लाश मिलती है जिसकी जगह जुनहो ने ली थी। वहाँ उन्हें पुलिस का ID कार्ड भी मिलता है।
है, जिससे फ्रंटमैन को समझ में आता है कि वो घुसपैठिया एक पुलिस वाला है। इसके बाद जुनहो उस आइलैंड से निकल के दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाता है। तब फ्रंटमैन भी कुछ आदमी लेकर उसके पीछे चला जाता है और वह लोग जुनहो को घेर लेते हैं। अब उसकी गन खाली हो चुकी थी और जुनहो के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब वह फ्रंटमैन को मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलता है, जिससे जुनहो को पता चलता है कि वह आदमी उसका भाई है, जो कि जुनहो को बचाने का एक मौका देता है और उसे सरेंडर करके अपने साथ चलने बोलता है। लेकिन जुनहो उसकी बात नहीं मानता। तब इन्हो उसे गोली मार देता है, जिससे वह पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिर जाता है। दूसरी तरफ अब वह गेम में सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे थे, सोंग गी होन और उसका दोस्त। और वो फिर आखिरी गेम शुरू होता है, जिसका नाम था स्क्विड गेम। इसमें कुछ छोटे मोटे रूल थे और इस गेम में फाइटिंग भी कर सकते थे, जिसके लिए यहाँ दोनों प्लेयर्स को एक एक चाकू दिए जाते हैं। इस गेम की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, बस यहाँ किसी भी तरह एक प्लेयर को जीतना था। तब सांगो और सोंग गी होन गेम चालू करते हैं और जल्द ही उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वह दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, जिसमें सोंग गी होन सांगो को हरा देता है, लेकिन वह उसे नहीं मारता, बल्कि वह उसे गेम क्विट करने के लिए समझाता है ताकि वह दोनों जिंदा वापस लौट सके। पर सांगवू यह जानता था कि अगर उन्होंने खेल बंद किया तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी ताकि वह अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे सके। इसीलिए वह अपने चाकू से खुद को ही मार लेता है और मारते मारते सोंग गी होन को बोलता है कि वह इनाम के पैसों से उसकी माँ की मदद करे। अब सोंग गी होन ही इकलौता प्लेयर बचता है और वह 45.6 बिलियन यानी कि 2270 करोड़ जीत जाता है। फ्रंटमैन सोंग गी होन की आंखों पर एक पट्टी बांधता है और उसे एक डेबिट कार्ड देकर उसके घर के पास छोड़ देता है। सोंग गी होन जब वह कार्ड को चेक करता है तो उसे बैंक अकाउंट में 45.6 बिलियन पैसे दिखते हैं। तब सोंग गी होन अपने घर जाता है और सोचता है कि वह अपनी माँ का इलाज कराएगा और उन्हें खुश रखेगा। पर उस घर में सोंग गी होन को अपनी माँ की लाश मिलती है, जिससे उसे बहुत ही दुख होता है। इसके अलावा अब उसकी बीबी और बेटी भी अमेरिका चली गई थी, इसीलिए सोंग गी होन को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और वह उस इनाम के पैसों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह से 1 साल बीत जाता है और सोंग गी होन अब तक उदास था और गरीबी में जी रहा था। तब एक दिन उसे एक अजनबी औरत मिलती है जो कि फ्लावर्स बेच रही होती है। वो फ्लावर्स सोंग गी होन को देती है। जैसे ही सोंग गी होन उस फ्लावर्स को देखता है तो उसमें एक कार्ड होता है और ये वही कार्ड होता है जो कि गेम का कार्ड था। उस कार्ड पे एक डेट, टाइम और एड्रेस लिखा था जहाँ सोंग गी होन को किसी ने मिलने बुलाया था। फिर सोंग गी होन उस कार्ड के मुताबिक रात के वक्त एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है जहाँ उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है, ओइल, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सोंग गी होन उसे देखते ही समझ जाता है कि उस गेम के पीछे इसी आदमी का हाथ था, क्योंकि वह अब भी जिंदा है। ओइल ने सोंग गी होन को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि वह इनाम के पैसों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। पर सोंग गी होन उससे यह पूछता है कि उसने यह सब क्यों किया। तब ओइल बताता है कि वह एक बहुत ही अमीर आदमी है और वह पैसे ब्याज से देने का काम करता है, लेकिन वह अपनी जिंदगी से बहुत बोर हो गया था। इसीलिए उसने मनोरंजन के लिए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वह गेम बनाया जिसे ओइल ने डिजाइन किया। उसके साथियों ने उसने पैसे लगाए। ऐसा 30 सालों से चल रहा था। वह लोग गरीब और मजबूर इंसानों को लालच देकर वो खतरनाक खेल खिलवा रहे थे और उन्हें देखकर मजे ले रहे थे, लेकिन ओइल यह देखकर भी बोर हो गया था। इसीलिए उसने इस बार खुद भी उस गेम में हिस्सा लिया क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। इससे उसके बचपन की यादें ताजा हो गई और उसे मरने से पहले सुकून मिल गया। और क्योंकि उसे सोंग गी होन के साथ खेलने में बहुत मजा आया था, इसीलिए उसने उसे जिंदा रखा। इसके अलावा ओइल का यह मानना था कि दुनिया वाले बहुत ही मतलबी और बुरे हैं, इसीलिए उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। पर सोंग गी होन को अब भी इंसानियत में विश्वास था। सोंग गी होन को गलत साबित करने के लिए ओइल उसके साथ एक शर्त लगाता है कि अगर उनके सामने पड़े हुए उस बेघर आदमी को किसी ने मदद की तो सोंग गी होन जीत जाएगा और उसे किसी ने नहीं बचाया तो ओइल जीतेगा और उसकी बात सही साबित हो जाएगी कि इंसान बुरे होते हैं। फिर उस बेघर आदमी को पुलिस वाले बचाने आ जाते हैं और तभी ओइल की मौत हो जाती है। तब सोंग गी होन वहाँ से चला जाता है और ओइल का खास आदमी फ्रंटमैन वहाँ आकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। इस सब के बाद सोंग गी होन अब नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए सोचता है और वह सबसे पहले सेबोक के भाई को अनाथ आश्रम से निकालकर उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है और सेबोक और सांगवू के हिस्से के पैसे उसकी माँ को दे देता है ताकि वह अपना और उस बच्चे का ख्याल रख सके। फिर सांगवू होन अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रेन स्टेशन पर वही आदमी नजर आता है जिसने उसके साथ वह पेपर वाला गेम खेलकर उसे पैसे दिए थे। गहन को अब तक लग रहा था कि ओइल मर चुका है तो उसके गेम्स भी खत्म हो गए होंगे, लेकिन यहाँ जब उसे वो आदमी किसी और को अपना कार्ड देते हुए दिखता है तब वह यह समझ जाता है कि यह खतरनाक गेम अब भी चालू है। तब वह सोंग गी होन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है। फिर सोंग गी होन उस दूसरे आदमी से वह गेम का कार्ड ले लेता है और उसे वहाँ जाने से मना कर देता है। इसके बाद वह उस नंबर पर कॉल करके उन्हें बोलता है कि वह यह खेल अब बंद कर दें, लेकिन फ्रंटमैन उससे कहता है कि वह चुपचाप प्लेन में बैठकर अपनी बेटी के पास चला जाए। पर सोंग गी होन अब अमेरिका जाना कैंसिल कर देता है और वह गेम वालों का पता लगाकर उन्हें रोकने का फैसला करता है और ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इसके आगे की कहानी सीजन 2 में
दिखाई जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।